हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस हिस्ट्री में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन्फोर्सिंग लॉज एंड सोशल जस्टिस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जाती है, किस तरीके से उसके साथ फेयर ट्रायल की जाती है और किस तरीके से विक्टिम को इंसाफ दिया जाता है। तो इस चीज़ में हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है, अगर कोई भी क्राइम वगैरह होता है कहीं पे भी किसी भी जगह, सबसे पहले वहाँ रोल आता है पुलिस का। तो अगर कहीं भी कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस जो है अपनी पहली इन्वेस्टिगेशंस जो है वो एफआईआर पे बेस्ड करती है। मतलब विक्टिम है वो एफआईआर रिपोर्ट करवाएगा, फैमिली फ्रेंड जिसके साथ भी कुछ हुआ है वो एफआईआर रिपोर्ट करवा सकते हैं, पुलिस खुद एफआईआर लिख सकती और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। हम सबसे पहले पुलिस के रोल के बारे में पढ़ेंगे कि पुलिस का क्या रोल होता है मेनली। अगर कोई भी कहीं पे भी क्राइम हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो सबसे पहले उसके एविडेंस वगैरह सब कुछ इकट्ठा करेगी, अलग अलग टाइप्स के एविडेंस इकट्ठा करेगी, सब चीज़ का रिकॉर्ड रखेगी। लेकिन उसको कोई भी ये हक नहीं होता कि वो क्रिमिनल को पनिश कर सके। इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे अगर पुलिस को कोई भी एविडेंस फाइंड होता है एक्यूज पर्सन के द्वारा उसके लिए, तो वो चार्जशीट पे सब फाइल कर एक चार्जशीट बनाते हैं। चार्जशीट बनाते बनाते देन उसके बाद कोर्ट में दिखाए जाते हैं, कोर्ट में पेश किया जाता है। तो इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 की प्लेयर्स होते हैं। पहला होता है पुलिस, दूसरा होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तीसरा होता है डिफेंस लॉयर और चौथा होता है जज। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पुलिस की। पुलिस क्या करवाते हैं, सबसे पहले एफआईआर करवाते हैं और एफआईआर में डेट, टाइम, प्लेस, मतलब ये जो क्राइम वगैरह ये सब चीज़ कहाँ हुआ है, इस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो एफआईआर दर्ज करवा रहा है उसका भी नेम, एड्रेस सब कुछ होना चाहिए। और एफआईआर जो है वो कहीं भी किसी भी कंट्री के कहीं भी कंट्री में की जा सकती है। तो एफआईआर जो है वो कहीं भी किसी भी कंट्री के प्लेस में हो सकती है, किसी भी कंट्री में हो सकती है, फिर भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बनी रहेगी। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे डेनियल टू लॉज एन एफआईआर। अगर कोई भी पर्सन एफआईआर दर्ज करवाने आता है, अगर पुलिस मना कर देती है कि हम इसकी एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है, उसके बारे में कंप्लेंट की जा सकती है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस में या डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस में या मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में। कंप्लेंट का स्टेटमेंट होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद सारी इंक्वायरीज ली जाती है उस ऑफेंस के रिलेटिव। कंप्लेंट जो है वो एनएचआरसी में भी हो सकती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अगर पुलिस जो है रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है केस दर्ज करने से। देन आता है इन्वेस्टिगेशंस बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो सेम वही प्रोसीड्यूर होता है। सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट। इस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे वो चार्जशीट बनाते हैं और फिर चार्जशीट जब प्रिपेयर हो जाती है तो वो कोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स हैं, अगर वो इंटरोगेट करते हैं, अगर वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो क्लियर क्वेश्चंस होना चाहिए, एक्यूरेट क्वेश्चंस होना चाहिए, एक आइडेंटिफिकेशन दिखनी चाहिए, उसमें नेम टैग दिखना चाहिए डेजिग्नेशंस में, उनके डेजिग्नेशंस के साथ। और पर्सन जो अरेस्ट हुआ है वो भी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि अगर वो अरेस्ट हो रहा है तो उसको भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि वो किस टाइम पे अरेस्ट हो रहा है। और अगर पर्सन अरेस्टेड है तो उसके रिलेटिव फ्रेंड्स या कोई भी वेल विशर्स हुए हैं उनको सबको इन्फॉर्म करता है। कोई भी फ्रेंड रिलेटिव्स रह रहे हैं, कोई आउट डिस्ट्रिक्ट के बाहर रह रहे हैं, तो उसको टाइम और प्लेस है, अरेस्ट का वेन्यू है, वो भी कस्टडी में नोटिस किया जाता है, उसे नोटिफाई कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा 8 से 12 घंटे के बीच में। उसके बाद अगर अरेस्ट का मेमो बनाया जाता है जिस टाइम पे वो अरेस्ट किया गया है, जिसमें टाइम और डेट भी इंक्लूड की जाती है, देन उसके बाद जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके थ्रू साइन करवाया जाता है। आर्टिकल 22 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल लॉ ये गारंटी देती है, हर एवरी अरेस्टेड पर्सन को कुछ फंडामेंटल राइट देती है कि अगर कोई भी लड़का 15 साल से छोटा है या वुमेन्स जो है वो पुलिस स्टेशन में सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए बुलाया जा सकता है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऑफेंस को अरेस्ट करने से पहले ये राइट होता है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए अरेस्ट करने से पहले। राइट ये भी है कि कोई भी इरिटेट या मारा पिटाई नहीं होगी, कोई भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। पुलिस कस्टडी में कन्फेशंस बनाए जाते हैं, मतलब वो एविडेंस जो है एक्यूज के अगेंस्ट उन्हें यूज़ नहीं कर सकते कोर्ट्स में। देन नेक्स्ट आता है रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इसमें जो भी केस है वो एक्यूज के अगेंस्ट क्या है, स्टेट प्रेजेंट करती है। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर पब्लिक के बिहाफ पे बनाया जाता है, एक ऑफिसर बनाया जाता है और वो केस चलाता है और आगे के सारे एविडेंस फाइंड करता है। मतलब यहाँ पे जो भी सारा केस चलता है वो पब्लिक के बेस पे चलता है। देन नेक्स्ट आता है रोल ऑफ डिफेंस लॉयर। वो प्रूफ कराने के लिए ट्राई करता है कोर्ट में कि जो एक्यूज पर्सन है वो गिल्टी नहीं है। मतलब जो डिफेंस लॉयर होता है वो डिफेंस करता है एक्यूज्ड को कोर्ट लॉ में।
फिर आता है रोल ऑफ जज। जज का रोल क्या होता है? अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट सारी एविडेंस वगैरह सब कुछ देखने के बाद फिर जज का रोल ये होता है कि वो उसको पनिश करता है आर्टिकल्स के द्वारा, मतलब उसने कुछ भी क्राइम कराओ तो उसके हिसाब से पनिश करता है, वो पनिशमेंट देता है या फाइन भी लगा सकता है, या दोनों भी हो सकता है। हम पनिशमेंट भी दे सकते हैं और फाइन भी लगा सकता है। देन अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल। तो जो पुलिस होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज, ये सारे वर्क करते हैं हर सिटीजन्स के लिए, मतलब हर सिटीजन्स के लिए सब लोग सेम होने चाहिए। उनकी क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस सारे बैकग्राउंड्स होने चाहिए, उनके लिए अलग अलग नहीं होने चाहिए, वो सबको एक समान मानने चाहिए। फेयर ट्रायल के लिए कॉपी, जो चार्जशीट की कॉपी होती है, स्टेटमेंट्स की जो कॉपी होती है विटनेस की, वो एक्यूज को दी जाती है। और जो ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में होता है, पब्लिक व्यू में, उसके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, वेल विशर्स में, मतलब सुनवाई सबके सामने होती है। तो फिर इस चीज़ में यही सब चीज़ दे रखी है। आप चैप्टर पढ़िएगा अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा।